Hello friends, this is Mansu Ranjan. Today I came up with revision lecture of Strategy Performance Management of paper number 20 of CMA Final। और इसका फर्स्ट पार्ट मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ चैप्टर नंबर 4 का, और ये सेकंड पार्ट है। सो डेट आई हैव स्टार्ट फ्रॉम कॉर्पोरेट रिस्क मैनेजमेंट। कॉर्पोरेट रिस्क मैनेजमेंट वर्क एज टू इंश्योर द सेफ्टी ऑफ द बिजनेस। जो कॉर्पोरेट रिस्क मैनेजमेंट होता है वो वर्क करता है, वो काम करता है फॉर द सेफ्टी ऑफ द बिजनेस के लिए काम करता है। गार्डिंग इट फ्रॉम रिस्क ऑफ इंजरी और फाइनेंशियल लॉसेस, जिससे कि कोई इंजरी और फाइनेंशियल लॉस ना हो। इट हेल्प्स टू ऑप्टिमाइज रिस्क टेकिंग ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। ये ऑप्टिमाइज करता है रिस्क ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन को। मतलब कॉर्पोरेट रिस्क मैनेजमेंट होता है कि सेफ्टी ऑफ द बिजनेस के लिए काम करता है जनरली। नेक्स्ट टॉपिक इज इंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट। Enterprise risk management is defined as a process effected by entity, board of director, management and other personnel, strategy setting and across the enterprise। इसे इसका यहाँ पे दिया हुआ है डेफिनेशन। अच्छा, फ्रॉम द अबव डेफिनेशन ERM इज, इसका लाइन बाय लाइन याद कर लीजिएगा। ERM इज अ प्रोसेस, ERM इंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ongoing and following through an entity affected by people at every level of organization, applied in a strategy setting, applied across the enterprise at every level and unit, and includes taking an entity portfolio risk। सो ये सब कुछ पॉइंट याद कर लीजिएगा। तो ERM हो गया। अब आता है कि नीड फॉर ERM, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ERM। मतलब क्या ऐसा ज़रूरत है कि जिससे कि हमको इंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट को इम्प्लीमेंट करना ज़रूरी होता है। इससे कि क्या फ़ायदा होगा ERM इम्प्लीमेंट करने से? रिड्यूस होगा अनएक्सेप्टेबल परफॉर्मेंस वेरिएबिलिटी, अलाइन एंड इंटीग्रेट वेरिंग रिस्क ऑफ रिस्क मैनेजमेंट, बिल्ड कॉन्फिडेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट कम्युनिटी एंड स्टेक होल्डर, और इन्हेंस कॉर्पोरेट गवर्नेंस, और सक्सेसफुली रिस्पॉन्ड टू चेंजिंग बिजनेस इन्वायरमेंट, और अलाइन स्ट्रैटेजी एंड कॉर्पोरेट कल्चर। Essence of ERM. For monitoring the performance of an organization with respect to corporate objective, it is imperative to form control mechanisms that enable the identification of risk which meet the predetermined objective. The COSO framework is based on 2004 publication on enterprise risk management। एक COSO, ये जो COSO होता है वो ERM में यूज होता है। दस ERM framework by the Commission of a sponsoring organization of Trade Commission provides a more disciplined and consistent standard against which to implement and assess company ERM program। एक कोसो का ग्राफ दिया हुआ है, चार्ट दिया हुआ है। स्ट्रैटेजिक ऑपरेशन, 4 पार्ट होते हैं। स्ट्रैटेजिक ऑपरेशन, रिपोर्टिंग, कंप्लायंस। Risk retention. This denotes acceptance of the loss or benefit arising out of the risk when it takes place। इसको इन शॉर्ट इट इज ऑल्सो टर्म्ड एज, इसे सेल्फ इंश्योरेंस भी बोला जाता है। रिस्क रिडक्शन, कैसे इसको रिस्क रिडक्शन बोलेंगे? रिस्क रिडक्शन और ऑप्टिमाइजेशन एम्स एट रिडक्शन इन द severity of law or the probability that law may not be passed, while risk can be helpful or harmful। ऑप्टिमाइज सर कॉन्टेंट उतना नहीं है, मैं आपको यहाँ पे कॉन्टेंट पॉइंट ओनली डिस्कस करने वाला हूँ। जैसे वैल्यू, हाँ यहाँ वैल्यू एट रिस्क। वैल्यू एट रिस्क क्या होता है? वैल्यू एट रिस्क होता है कि लॉस होने का प्रोबेबिलिटी क्या है कंपनी का, कंपनी में लॉस होने का प्रोबेबिलिटी क्या है, वो वैल्यू एट रिस्क होता है। वैल्यू एट रिस्क इज वन ऑफ द पॉपुलर मेथड ऑफ मेजरिंग फाइनेंशियल रिस्क। जो फाइनेंशियल रिस्क होता है वो कितना हो सकता है कंपनी में, उसको मेजर करता है वैल्यू एट रिस्क। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैल्यू एट रिस्क, जैसे कि पहला लॉन्ग टर्म वैल्यू एट रिस्क, मार्जिनल वैल्यू एट रिस्क, फैक्टर वैल्यू एट रिस्क, शॉक वैल्यू एट रिस्क। वैल्यू एट रिस्क इज ऑल्सो डिफाइंड एज थ्रेशोल्ड वैल्यू such that probability of portfolio making a market loss over a specific time horizon।
यहाँ पे एक दिया हुआ है, देर आर टू टाइप्स ऑफ वैल्यूएट रिस्क, वन इज अप्लाइड प्राइमरली इन रिस्क मैनेजमेंट और अदर इज रिस्क मेजरमेंट। दो टाइप का होता है वैल्यूएट रिस्क, एक पहला अप्लाई होता है रिस्क मैनेजमेंट में, दूसरा अप्लाइड होता है रिस्क मेजरमेंट में। यहाँ पे बेसेल 1, बेसेल 2 और बेसेल 3, तीन बेसेल है। इंट्रोडक्शन टू कैपिटल एडिक्वेसी नॉर्म्स इन बैंकिंग इंडस्ट्री। जो बैंकिंग इंडस्ट्री में जो कैपिटल एडिक्वेसी मीन्स कैपिटल रिडक्शन होता है, वो उसको कौन कौन चेक करता है। जैसे पहला है बेसेल 1। बेसेल 1 एज ऑन द डेट ऑफ प्रोविजन, बेसेल अकॉर्ड ऑफ 1988 हैज अंडरगोन ए नंबर ऑफ चेंजेस मेड ईयर आफ्टर ईयर। So Basel II Accord has become operational. Some of the conventions of Basel I 1988 are still relevant. Under 1988 Accord, bank and security firm have been given different treatment. इसे बेसेल 1 1988 में आया था, यहाँ पे लिखा बेसेल 1 1988 में आया था। द बेसेल कमिटी पब्लिश्ड ए सेट ऑफ मिनिमल कैपिटल रिक्वायरमेंट फॉर बैंक। मिनिमम कैपिटल तो होना ही चाहिए एक बैंक इनकॉर्पोरेट करने के लिए। This become law in G10 country in 1992, with Japanese bank being permitted an extension transition period. The requirement have been come to known as 1988 Basel Accord. इसका समरी टाइप दोनों का डिफरेंस दिया हुआ है, बेसेल 1 बेसेल 2, ये दोनों पढ़ने से अगर डिस्क्रिप्टिव टाइप भी क्वेश्चन आएगा तो उसे भी लिख सकते हैं, अगर डिफरेंस आएगा तो वो भी हम लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे पहले डिस्कस कर लेते हैं। जो बेसेल 2 होता है ना, उसका 3 पिलर्स होता है। मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट पिलर 2 में, सुपरवाइजरी रिव्यू प्रोसेस पिलर 3 में, मार्केट डिसिप्लिन कंट्रोल बाय द मार्केट। ये बेसेल 2 का 3 पिलर होता है। यहाँ पे हम लोग पहले इसका डिफरेंस देख लेते हैं, जिससे कि अगर डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन आएगा वो भी लिख सकते हैं, डिफरेंस आएगा तो वो भी लिख सकते हैं। ऐसे कंपैरिजन बिटवीन बेसेल 1 एंड बेसेल 2। जैसे बेसेल 1 क्या होता है, बेसेल 1 1988 में आया था और उसको अमेंड 1996 में किया गया बेस्ड ऑन मेथडोलॉजी फॉर कैपिटल एडिक्वेसी। कैपिटल एडिक्वेसी पे उसको मेथड, पहले तो बेसेल 1 1988 में आया, उसको अमेंड 1996 में किया गया और वो कैपिटल एडिक्वेसी के लिए लाया गया था। और जो बेसेल 2 था वो टू बी प्लेस्ड बाई 206 में आया, इन G10 कंट्री में आया था एंड इन इंडिया में 2008 में आया। बेसेल 2 बेस्ड ऑन 3 पिलर, 3 पिलर होता है बेसेल 2 का, जो हम लोग पहला पेज में डिस्कस कर चुके हैं, जैसे मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट है सब। तो इसका 3 पिलर होता है बेसेल 2 का। अब है बेसेल 1 का कैपिटल एडिक्वेसी बेस्ड ऑन रिस्क वेटेड एसेट, इसका भी है कैपिटल एडिक्वेसी बेस्ड ऑन रिस्क वेटेड एसेट्स। यहाँ पे बोले डिफरेंस है, इसका एसेट है, इसका एसेट है, इसका है बेसेल 1 नॉट रिस्क सेंसिटिव, प्रिस्क्रिप्टिव है, नॉट रिस्क सेंसिटिव, इसका रिस्क सेंसिटिव है। बेसेल 1 का है और क्रेडिट एक्सपोजर कैरिड रिस्क बेट ऑफ 100% इसका रिस्क बेट है। और किसका क्रेडिट एक्सपोजर कैरिड रिस्क बेट बेस्ड ऑन क्रेडिट क्वालिटी पे डिपेंड करता है इसका। और इसका बेसेल 1 में जो रिस्क कैपिटल होता है, क्रेडिट एक्सपोजर कैलकुलेट कैसे होता है, रिस्क कैपिटल कैसे कैलकुलेट होता है, क्रेडिट एक्सपोजर इनटू रिस्क बेट, क्रेडिट एक्सपोजर टू रिस्क बेट इनटू 8% हैव बीन लेसर कैपिटल देन अदर्स। इसका रिस्क कैपिटल कैलकुलेट होता है सिमिलर टू बेसेल 1, बट एफिशिएंट बैंक कैन हैव लेसर कैपिटल देन अदर्स। अब इम्प्लीकेशन कैसे इसको अप्लाई करता है दोनों। एवरी बैंक हैड टू मेंटेन सम 8% capital, thus bank with good quality asset had no incentive as a result. Credit quality had to be lowered, increase return. इसका लो रेटेड एक्सपोजर बेस्ड सब्सिडाइज होता है, नो प्रोविजन फॉर इकोनॉमिक प्राइसिंग बाय बैंक्स। इसका 8%, तो इसका रिस्क कैपिटल होता है बेसेल 1 का। और बेसेल 2 बोलता है बैंक विथ गुड क्वालिटी एसेट हैव इंसेंटिव बिकॉज दे कैन मैनेज देयर लोअर कैपिटल। जो बैंक जो गुड क्वालिटी एसेट होता है उनको इंसेंटिव दिया जाता है RBI के द्वारा विथ लोअर, फिर बेटर क्वालिटी एसेट्स रिक्वायर लेसर कैपिटल। ये सब कुछ डिफरेंस था बेसेल 1 बेसेल 2 का, जिससे कि अगर एग्जाम में अगर डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन भी आएगा कि डिस्कस करें बेसेल 1 या बेसेल 2 तो वो भी लिख सकते हैं, अगर डिफरेंस आएगा तो वो भी लिख सकते हैं।
और हम लोग नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं, बेसेल 3 क्या होता है। हाँ, बेसेल 3। आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन मई 2002 मई 2012 हैज रिलीज्ड इट्स फाइनल गाइडलाइंस ऑन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बेसेल 3 कैपिटल रेगुलेशन इन इंडिया। कैपिटल रेगुलेशन इंडिया बेसेल 3 में लाया गया था आरबीआई के द्वारा 2 मई 2012 को, बट इसको इफेक्टिव किया गया। दिस गाइडलाइंस बिल बिकम इफेक्टिव फ्रॉम 1 जनवरी 2013 को इफेक्टिव किया गया, बट धीरे धीरे किया गया। फर्स्ट माइनर, द बेसेल 3 कैपिटल रेशियो विल बी फुली इम्प्लीमेंटेड एज ऑन 31 मार्च 2018। 31 मार्च 2018 को इसको फुली इम्प्लीमेंट कर दिया गया। अब बेसेल 3 के बारे में जानते हैं। द बेसेल 3 फ्रेमवर्क सेट आउट द फ्लोइंग: हायर एंड बेटर इक्विटी कैपिटल, हायर एंड बेटर इक्विटी कैपिटल, हायर एंड बेटर इक्विटी कैपिटल, बेटर रिस्क कवरेज, हायर एंड बेटर इक्विटी कैपिटल, बेटर रिस्क कवरेज, इंट्रोडक्शन ऑफ लीवरेज रेशियो। इसको कुछ याद कर लीजिएगा, हायर एंड बेटर इक्विटी कैपिटल और बेटर रिस्क कवरेज और इंट्रोडक्शन ऑफ लीवरेज रेशियो और इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू लिक्विडिटी स्टैंडर्ड। सो कुछ पॉइंट याद कर लीजिएगा यहाँ पे। तो ये हो गया बेसेल 3। यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखिएगा, एमसीक्यू में आ सकता है कि लिक्विडिटी कवरेज रेशियो क्या होता है। लिक्विडिटी कवरेज रेशियो, रेशियो ऑफ लिक्विड एसेट टू नेट कैश आउटफ्लो फॉर शॉर्ट टर्म के लिए होता है, वो 30 डेज तक हो सकता है। लिक्विड एसेट टू नेट कैश आउटफ्लो फॉर शॉर्ट टर्म। अब एक और है कि नेट स्टेबल फंडिंग रेशियो फॉर ए लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल लिक्विडिटी मिसमैच के लिए यूज होता है। अब हम लोग जानते हैं कि कॉर्पोरेट फेल्योर कैसे हो सकता है। सो अकॉर्डिंग टू अल्टमैन 1993 देयर इज नो यूनिक डेफिनेशन ऑफ कॉर्पोरेट फेल्योर। अल्टमैन बोलता है कि इसका कोई यूनिक डेफिनेशन नहीं है कि कॉर्पोरेट फेल्योर कैसे हो सकता है। तो कॉर्पोरेट फेल्योर refers to company ceasing operations following its inability to make profit or bring enough revenue to cover its expenses। कॉर्पोरेट फेल्योर हो सकता है कि अगर कंपनी इनकम जनरेट नहीं कर पा रहा है या फिर वो जितना उसका एक्सपेंस है वो रिकवर नहीं कर पा रहा है, तो वो कॉर्पोरेट फेल्योर होता है। अब सिम्टम, इसका सिम्टम क्या है कॉर्पोरेट फेल्योर का? इसका 3 क्लासिक सिम्टम है कॉर्पोरेट फेल्योर का। पहला है लो प्रॉफिटेबिलिटी, लो लिक्विडिटी और हाई गियरिंग। कॉर्पोरेट डिस्ट्रेस एनालिसिस कॉसेस, इसका कॉसेस क्या है कॉर्पोरेट फेल्योर का? पहला टेक्नोलॉजिकल कॉसेस, जैसे कि आजकल का डेट में टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट बहुत हो चुका है कोई भी वर्क करने में। तो अगर कंपनी टेक्नोलॉजी को यूज़ नहीं करके वो अगर मैन पावर का यूज़ करता है तो ऑब्वियस सी बात है उसका जो प्रोडक्शन है वो कम होगा एज कम्पेयर टू अदर्स कंपनी। तो टेक्नोलॉजिकल कॉसेस वो होता है। वर्किंग कैपिटल प्रॉब्लम, वर्किंग कैपिटल प्रॉब्लम ये होगा कि कोई भी कंपनी का जो करंट लायबिलिटी है वो करंट एसेट से ज़्यादा होगा, तो वो वर्किंग कैपिटल प्रॉब्लम हो सकता है। इकोनॉमिक डिस्ट्रेस, कंपनी के पास उतना फंड नहीं है जितना उसे चाहिए एक कंपनी चलाने के लिए, तो वो इकोनॉमिक डिस्ट्रेस हो सकता है। तभी कंपनी कॉर्पोरेट फेल्योर हो सकता है। मिसमैनेजमेंट, कंपनी का जो भी मैनेजमेंट है, मतलब जो भी एम्प्लॉई हैं वो ठीक से काम नहीं करते हैं, वो कोऑपरेट करके काम नहीं करते हैं। ओवर एक्सपेंशन एंड डाइवर्सिफिकेशन, ओवर एक्सपेंशन कर दिया, इतना एक्सपेंड कर दिया कंपनी को कि उसको मैनेज नहीं कर पा रहा। फ्रॉड बाय मैनेजमेंट, कोई ऐसा एम्प्लॉई है जो कि फ्रॉड कर रहा है। पुअरली स्ट्रक्चर्ड बोर्ड या फाइनेंशियल डिस्ट्रेस, तो ये सब कॉर्पोरेट डिस्ट्रेस का कॉजेस है। फाइनेंशियल डिस्ट्रेस, इसे हम लोग देखें कि कैसे कॉर्पोरेट फेल्योर हो सकता है। हम लोग नेक्स्ट टॉपिक है कॉजेस ऑफ सिकनेस ऑफ ए फॉर ए प्रोजेक्ट, जैसे कि द एरिया स्टेजेस इन विच दिस कॉजेस में एग्जिस्ट एंड देयर इफेक्ट कैन बी स्टडीड अंडरलाइंग। कौन कौन से एरिया में ये इफेक्ट देखा जा सकता है? प्रोजेक्ट फॉर्मुलेशन, प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन, प्रोजेक्ट फॉर्मुलेशन भी देखा जा सकता है। प्रोजेक्ट फॉर्मुलेशन, प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन, प्रोडक्शन, मार्केटिंग, फाइनेंस, जनरल एंड पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन। अब इसी को डिस्कस किया कि प्रोजेक्ट फॉर्मुलेशन,
प्रोजेक्ट फॉर्मुलेशन हो गया, फिर नेक्स्ट प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन हो गया। तो इस सब के आप लोग देख लीजिएगा। और हम लोग नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक में आते हैं, जो कि एक क्वेश्चंस आना कंपलसरी होता है। अल्टमन मॉडल, ये इसका सम आता है, अल्टमन मॉडल जेड स्कोर। ये 1968 में पहले बार एक थ्योरी दिया था अल्टमन। 1968 द फ्लोइंग डिस्क्रिमिनेंट फंक्शन वाज डेवलप्ड बाय अल्टमन। इसको तो आपको वाई करना पड़ेगा। z इक्वल टू 1.2 x1 प्लस 1.4 x2 प्लस 3.3 x3 प्लस 0.6 x4 प्लस 1 x5। अब इसका जो x1 होता है वो कैसे निकलेगा? x1 निकलेगा वर्किंग कैपिटल टू टोटल एसेट, x2 निकलेगा रिटेन्ड अर्निंग टू टोटल एसेट, x3 निकलेगा EBIT टू टोटल एसेट, x4 निकलेगा मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी एंड प्रेफरेंस टू बुक वैल्यू ऑफ टोटल डेट, और x5 निकलेगा सेल्स टू टोटल एसेट। तो ये सब x1 x2 x3 4 5 निकल जाएगा, और 1.2 ये याद कर लीजिएगा। तो इसको इससे निकलने के बाद इसको इनसे इंटू करना पड़ेगा, और इस सबको ऐड करके टोटल अमाउंट निकल जाएगा, और डिस्क्रिमिनेंट फंक्शन हो जाएगा। तो ये जानेंगे कि कब फॉर्म फेल होगा, कब नॉन फेल होगा। जैसे एज पर अल्टमन मल्टीवेरिएट मॉडल ऑफ डिस्ट्रेस प्रिडिक्शन, अगर z इज ग्रेटर देन 2.99 होगा तो नॉन फेल्ड और नॉन डिस्ट्रेस फॉर्म होगा, और अगर z इज लेस देन 1.81 होगा तो फेल्ड और डिस्ट्रेस फॉर्म होगा। अगर दोनों का बीच में होगा तो मिक्सचर ऑफ फेल्ड और नॉन फेल्ड होगा। तो ये तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग 1968 में देखे थे, जो कि अल्टमन मॉडल एक अपना थ्योरी दिए थे। अब एक और 1983 में दिए थे कि जो कि रिवाइज्ड स्कोर था, रिवाइज्ड जेड स्कोर था, मॉडल फॉर प्राइवेटली हेल्ड फर्म के लिए था। इसमें भी सेम ही है, x1 इक्वल टू वर्किंग कैपिटल टोटल एसेट, और x2 इक्वल टू रिटेन अर्निंग टोटल एसेट, और x3 EBIT टोटल एसेट। बट यहाँ पे डिफरेंस है x4 में। x4 में यहाँ पे बुक वैल्यू ऑफ इक्विटी टू बुक वैल्यू ऑफ इक्विटी बाई टोटल लायबिलिटी, ये ओनली डिफरेंस है यहाँ पे, बाकी सब कुछ सेम है। तो इसका फंक्शन है 0.717 x1 प्लस 0.847 x2, 3.107 x3 प्लस 0.420 x4 एंड 0.998 x5। तो इसका 1983 का था। अब एक और NCAER मॉडल आता है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। NCAER मॉडल मतलब कब एक कंपनी सिक कहलाएगा, कब एक कंपनी इंसिपेट सिक कहलाएगा, और कब एक कंपनी फुली सिक कहलाएगा। तो कहता है कि अकॉर्डिंग टू NCAER एन इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग में बी फाइनेंशियली वायबल, इट्स 3 एलिमेंट आर प्रूव टू बी पॉजिटिव। द NCAER स्टडी ऑन कॉर्पोरेट डिस्ट्रेस प्रेडिक्शन प्रिस्क्राइब द फ्लोइंग 3 एलिमेंट पैरामीटर, जैसे कि पहला है इसका कैश प्रॉफिट पोजीशन, नेट वर्किंग कैपिटल पोजीशन और नेटवर्थ पोजीशन। तो अगर इनके इफ एनी ऑफ द एबव 3 एलिमेंट या पैरामीटर आर फाउंड टू बी, अगर कोई भी अगर निगेटिव हो जाता है तो उसको टेंडेंसी ऑफ बिकमिंग सिक बोला जाएगा। अगर कोई एक भी कैश प्रॉफिट पोजीशन हुआ या नेट वर्किंग कैपिटल पोजीशन हुआ या नेटवर्थ पोजीशन, कोई भी अगर एक निगेटिव हो जाता है तो उसको टेंडेंसी ऑफ बिकमिंग सिक बोला जाएगा। अगर कोई 2 निगेटिव हो जाता है तो फिर उसको इंसेपेंट सिकनेस बोला जाएगा। अब अगर तीनों अगर नेगेटिव हो जाता है, इफ ऑल द अबव 3 एलिमेंट्स आर फाउंड टू बी नेगेटिव इन अ फॉर्म, तो उसको फुल्ली सिक बोला जाएगा। सो फ्रेंड्स, now we have completed chapter number 4 of SPM. If you like my videos, so please like it and share with your friends, and most important, please subscribe my channel. So thank you.